नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े अनेक पहलुओं पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। इससे जुड़ी शंकाएं, इससे जुड़ी नीतियां और कार्य योजनाएं, इन सब के सिलसिले में हमारे मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं। आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी। आप कुलपति हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। हमारे साथ प्रोफेसर अलका सिंह हैं, अंग्रेजी साहित्य और जेंडर डिस्कोर्स की सुप्रसिद्ध विदुषी। आप प्राचार्य हैं वसंता कॉलेज में। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जो संशोधित की गई थी, इसके पहले जो 1986 में आई थी, अब आई है यह नई शिक्षा नीति। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत साल 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है। इसलिए अब जो भी योजनाएं बनेंगी वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही आएंगी। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे पास जो विद्वान और विदुषी का यहाँ पर समागम हुआ है, वे एक साथ वैज्ञानिक दृष्टि, प्रबंधन और भाषा के मर्मज्ञ हैं। इसलिए इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत होगी। हमारे साथ भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी हैं। आप पदार्थ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने प्रबंध के सिलसिले में भी बहुत सारे मानकों और लक्ष्यों को हासिल किया है। हम सभी को याद है कि बनारस के रुद्राक्ष में जो शिक्षा उत्सव आयोजित हुआ था, जो 7, 8, 9 अगस्त को संपन्न हुआ, जिसमें हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। वहां पर प्रोफेसर त्यागी ने शिक्षा से जुड़े हुए अनेक मसलों पर बातचीत की थी। इसी तरह अभी शिक्षा उत्सव हुआ यूजीसी की ओर से, उसमें आपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका पर 8 सितंबर को जो व्याख्यान दिया, उसकी पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं त्यागी जी से ही जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के संदर्भ में आपकी क्या राय है। यानी हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कदम ताल मिलाते हुए उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति हैं और इस दिशा में आपने अनेक प्रयास किए हैं। श्रोताओ, हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अग्रणी राज्य है और जो भी यहाँ पे होता है उसका सीधा सीधा असर हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े रूप में नजर आता है। इसीलिए जो शिक्षा नीति हमारी आई है अब 2020 में, उसका सीधा सीधा यदि हम सही शब्दों में कहें, यदि उसको ठीक से लागू करना है तो उत्तर प्रदेश पे विशेष ध्यान देना होगा। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी और ये पूरी तरह सुनिश्चित किया गया कि जो भी प्रावधान हैं नई शिक्षा नीति के, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, उन सबको यहाँ पे लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य है जहाँ पे हमने यूजी स्टैंडर्ड में स्नातक स्तर में सबसे पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। पहला साल हमारा निकल चुका है, दूसरे साल में हमारे बच्चे आ गए हैं। इसी तरह जो हमारे पीजी हैं, परा स्नातक हैं, उनमें हम इस बार से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक अपने आप में एक रोल मॉडल है और हमारी माननीय राज्यपाल महोदया इस बात को बार बार हर एक राष्ट्रीय स्तर पर बराबर बताती भी रही हैं और इसी को संदर्भित करते हुए नैक ने भी और यूजीसी ने भी जो भी सम्मेलन किए हैं, जो भी संगोष्ठियां की हैं, उन सब में हमारे प्रदेश की सहभागिता सबसे ऊपर रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही। हमें याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नैक यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की ओर से विश्वविद्यालयों के लिए यह गुणवत्ता विकसित कैसे हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत जब सम्मेलन हुआ था, तब उसमें भी आपने विभिन्न मुद्दों पर संबोधित किया था, जिसका निश्चित रूप से हम सभी को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जैसे ही बात करते हैं तो कुछ सवाल मन में उभरते हैं।
जैसे समान पाठ्यक्रम की क्या अवधारणा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या क्रेडिट सिस्टम को किस तरह से लागू किया जा रहा है, या शोध के सिलसिले में हमारा नया नजरिया किस तरह से विकसित हो रहा है। या एक और नई बात जुड़ी है सर कि जैसे कोई विज्ञान का विद्यार्थी है या संगीत का विद्यार्थी है, तब वह अपने विषय से बिल्कुल अलहदा, वह बिल्कुल अलग किस्म का विषय ले सकता है। जैसे कोई गणित का विद्यार्थी हिंदी साहित्य भी पढ़ सकता है, और इसे नाम दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कि यह बहुविषयक शिक्षा प्रणाली है। तो हम जानना चाहेंगे इन तीनों मुद्दों पर, यानी समान पाठ्यक्रम, क्रेडिट सिस्टम और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें जो भी कोर्सेज रखे गए थे उनमें केवल जो हमारा ध्यान था वो केवल ज्ञान को बच्चों को देने की तरफ था। हमारा ध्यान बिल्कुल भी स्किल की तरफ नहीं था, कौशल की तरफ नहीं था। नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब हम जो भी करते हैं उसमें कौशल का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही साथ कौशल, देखिए, ऐसी चीज है कि भले ही एक विद्यार्थी का इंटरेस्ट साइंस में है, लेकिन ये हो सकता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी भी हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा गायक भी हो सकता है, वो वाद्य यंत्र भी बजा सकता है। अब यदि उसने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया तो उसका ये दूसरा जो कौशल था वो कहीं ना कहीं दब जाता था, वो उसको आगे लेके नहीं आ पाता था। नई शिक्षा नीति इस तरह की एक ये बहुआयामी अप्रोच हमें देती है, जिसमें जो उसकी विधा है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका डिसिप्लिन है, उसको पढ़ने के साथ साथ वो अपने जो दूसरे उसके इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज हैं, उनको भी परस्यूट कर सकता है। और केवल परस्यू करने की बात नहीं है, उसका उसे लाभ भी मिलेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए, जहां तक हम बनारस की या इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, बनारस में कई विधाएं हैं, जैसे गायन रहा है, वादन रहा है, या मूर्ति कला रही है, या चित्रकारी रही है। ये सारी चीजें बनारस की आत्मा के हिस्से हैं। अब पहले क्या होता था कि हमारी शिक्षा नीति में इनके लिए कोई स्थान नहीं था, और हमारे बच्चे देखिए गायन में भी अच्छे हैं, वो भले ही विज्ञान पढ़ते हैं, वो भले ही समाजशास्त्र पढ़ते हैं, या वो भले ही मनोविज्ञान पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ गायन भी उनका बहुत अच्छा है। इसी तरह पूर्वांचल के विद्यार्थियों ने खेल जगत में भी अपना झंडा गाड़ा है। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो बच्चे हमारे सीख नहीं पाते थे। अब हमने क्या किया है, यदि हम काशी विद्यापीठ की ही स्थिति देखें तो हमने इस तरह के 19 अलग अलग सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल नेचर के हैं उनको हमने लॉन्च किया है। और वो 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। आर्ट साइड का विद्यार्थी पढ़ सकता है, साइंस का पढ़ सकता है, इंजीनियर पढ़ सकता है, सारे लोग पढ़ सकते हैं। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कौशल से संबंधित हैं। इसके साथ साथ पहले क्या होता था कि जो विद्यार्थी, मान लिया उसने समाजशास्त्र में एडमिशन लिया, तो उसको सारे के सारे कोर्स समाजशास्त्र के ही पढ़ने पड़ते थे। किसी ने फिजिक्स में एडमिशन लिया तो सारे कोर्स उसको फिजिक्स के ही पढ़ने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। अब एक विद्यार्थी जो पढ़ता है साइंस और उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट यदि आर्कियोलॉजी में भी है तो इतिहास विभाग में जाके पढ़ सकता है। इसी तरह यदि उसका इंटरेस्ट गायन में है तो वो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सकता है। यदि वो चित्रकारी में है तो वो ललित कला में जाके कर सकता है। इसी तरह ड्रामेटिक्स में कर सकता है। देखिए, बहुत वैरायटी है। हर एक बच्चे को पूरा का पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपने जो भी उसके कौशल हैं, जो भी उसके इंटरेस्ट हैं, जो भी उसकी हॉबीज हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसको आगे लेके चले। बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो आपके विचार इस बात की ओर ही इशारा कर रहे हैं जो शिक्षा नीति हमारी यह प्रस्तावित की थी कि इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। यह हमारा संकल्प था, इसी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रसिद्ध भाषा मर्मज्ञ प्रोफेसर अलका सिंह जी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह खास बात है कि उसने भाषा पर खास बल दिया है, मातृभाषाओं की वकालत की है और शास्त्रीय भाषाओं की संरक्षण की दिशा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह मानना है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाया जाए। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने की भी वकालत की गई और कहा गया कि जो उच्च शिक्षा है उसमें संस्कृत और पुरानी जो भारतीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ उनमें विशेष अध्ययन की गुंजाइश बने। जो त्रिभाषा सूत्र था उसको लेकर दक्षिण के राज्यों ने जो समझदारी दिखाई, उत्तर भारत के राज्यों में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषिक
वातावरण का जिक्र करती है। हमारे साथ अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ हैं प्रोफेसर अलका सिंह जी। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान किस तरह से कारगर साबित होने जा रहे हैं। आपने सही कहा है कि जो भाषा की बात है, हर भाषा अपने जगह अहम है, और जो एक बच्चा अपने परिवेश में जो मातृभाषा के माध्यम से सीखता है, वो बहुत शीघ्र ही अपने वोकैबुलरी में उसको ट्रांसलेट कर लेता है। तो इससे जो भाषा का असर है वो बहुत ज़रूरी है, और हमारा देश बहुत समृद्ध है भाषाओं में। तो जितनी भी भाषाएं हैं उनका ज्ञान अर्जित करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो देखा है वो अंग्रेज़ी या हिंदी, ये उत्तर भारत की बात है, उस पे बहुत जोर रहा है, और अंग्रेज़ी माध्यम पे कहीं ना कहीं रुझाव सभी का था, क्योंकि अंग्रेज़ी एक तरह से वर्किंग लैंग्वेज कहलाती थी। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई को करते हैं तो उससे बच्चे का एक इंटरेस्ट जो पैदा होता है, जो जिज्ञासा आती है, उसको पूरा करने में वो सक्षम है। तो नतीजा ये होता है कि भाषा शुरुआती दौर पे अगर हम मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी भाषाएं अपने आप विकसित होती हैं, और उसका जहां भी जैसी जरूरत होती है उसको हम लोग अपने व्यवसाय में या आगे की पढ़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर विज्ञान है तो कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी का अपना महत्व है, टेक्नोलॉजी के अपनी महत्व है, तो उन सबको अर्जित करना जरूरी है। तो जो ये नई शिक्षा नीति है और सारी भाषाओं को लेके चल रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम पहल है। बिल्कुल सही कहा अलका जी ने। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य और जो अमूल्य खजाना है भारतीय परंपरा में निहित, उसको सामने किस तरह से लाया जाए, इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय है। अलका जी ने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेजी जो एक वैश्विक भाषा है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका विरोध नहीं करती है। उसकी स्थापना केवल इतनी सी है कि जो हमारी भारतीय भाषाओं में ज्ञान का विपुल साहित्य संरक्षित है, उसको सामने लाने के लिए या उसमें अपने कौशल को बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं, इसको लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति खास तौर पर चौकन्नी है। हम प्रोफेसर त्यागी जी से एक बात पूछना चाहते हैं। काशी विद्यापीठ से बहुत सारे महाविद्यालय संबद्ध हैं, और बहुत सारे महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो विषय प्रस्तावित किए गए, तो कई महाविद्यालयों में ऐसी सूरत आई है कि वहां पर उस विषय के अध्यापक नहीं हैं। तो जिन महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं या शिक्षिकाएं नहीं हैं और विद्यार्थी हैं, तो वहां किस तरह की कार्य योजना लाई जा सकती है, या इस दिशा में क्या कर रहा है विश्वविद्यालय? प्रोफेसर निरंजन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा ये, क्योंकि ये ऐसी एक समस्या है जो पूरे देश में लगभग सभी महाविद्यालय, लगभग सभी विश्वविद्यालय फेस कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, किसी महाविद्यालय में सारे विषय हों ऐसा संभव नहीं है, इसलिए जो बच्चों को हम कोर्सेज देंगे उनकी जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब यदि आपको कोई नया विषय महाविद्यालय में शुरू करना है तो विश्वविद्यालय से उसकी मान्यता लेना जरूरी होता है। अब केवल एक कोर्स पढ़ाने के लिए विषय की मान्यता लेना ना तो ये आर्थिक दृष्टि से उसके फेवर में होता है, और ना ही यदि हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ना ही ये उस तरह फिजिबल होता है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने बहुत विचार विनिमय के बाद, मंथन के बाद एक बीच का रास्ता निकाला। हम लोगों ने हर एक जो भी कोर्सेज हैं, जो भी ऑफर किए जा रहे हैं, उनके लिए हर एक के लिए क्रेडिट फिक्स किए गए। क्रेडिट का मतलब यह है कि उसके एक वीक में कितने लेक्चर होंगे, कितने उसके प्रैक्टिकल होंगे, कितने उसके ट्यूटोरियल होंगे, उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि कोई कोर्स जो है 2 क्रेडिट का है, 3 का है या 4 का है। और उस क्रेडिट सिस्टम के बेसिस पे हम लोगों ने बिना अलग से किसी कोर्स की मान्यता लिए महाविद्यालयों को ये एक परमिशन दे दी, एक ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि आप उस विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक रख सकते हैं। वो हमारे अतिथि अध्यापक भी हो सकते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह वो महाविद्यालय के लिए लाइबिलिटी भी नहीं बनते, और उसके साथ साथ महाविद्यालय उस चीज को पढ़ा भी पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मूर्ति कला का पढ़ाना है, तो जो आसपास के विशेषज्ञ होते हैं, जैसा कि हम बनारस क्षेत्र में देखें मूर्ति कला के बहुत सारे हैं, तो वो सारे लोगों को अतिथि अध्यापक के रूप में या इनवाइटेड टीचर्स के रूप में बुला के उन कोर्सेज को रन कर सकते हैं।
और इस तरह यदि वो 30 लेक्चर्स एक सेमेस्टर में करवा पाते हैं या 45 लेक्चर्स करवा पाते हैं या 60 लेक्चर्स करवा पाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उसे कहते हैं कि 2 क्रेडिट का कोर्स हो गया या 3 क्रेडिट का कोर्स हो गया या 4 क्रेडिट का कोर्स हो गया। ये एक ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यूजीसी या एआईसीटी या आईसीएआर, आईसीएमआर ऑनलाइन करते हैं। तो विश्वविद्यालय को ये भी हमने कहा है कि जो जहां पे संसाधन नहीं है वो इन कोर्सेज को ऑनलाइन अपने बच्चों को दिखाएं। और जो क्रेडिट सिस्टम हमारे केंद्र सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने एबिकस के फॉर्म में और वहां एबीसी की फॉर्म में डेवलप हुआ है केंद्र सरकार में, वो सारे के सारे क्रेडिट उस पोर्टल पे चले जाएंगे और विश्वविद्यालय उनको काउंट करते हुए उस बच्चे को डिग्री अवार्ड करेगा। तो इस तरह की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे कि आप विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपकी क्लासेस हो सकती हैं, ये जो 3 टायर सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है नई शिक्षा नीति की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग जो हमारे महामहिम द्वारा इस तरह की जो चीज प्रपोज की गई है, ये बाकी प्रदेशों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी और निसंदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा समय के साथ साथ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शानदार तरीके से जो जिज्ञासाएं थी उसका समाधान किया। इस संदर्भ में श्रोताओं एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत सरकार ने क्रेडिट बैंक की स्थापना की है राष्ट्रीय स्तर पर, और क्रेडिट बैंक वैसे ही काम करता है जैसे बैंक काम करते हैं। और क्रेडिट बैंक में जो क्रेडिट अर्जित किए जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, उसका संग्रहण होता है जिसका वह भविष्य में अन्य उपाधि लेने में उपयोग कर पाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। श्रोताओं को यह जानकारी देना मुनासिब होगा कि वह किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हों, उनके लिए व्यापक स्तर पर ऑनलाइन कोर्सेज की भी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से न सिर्फ वे अपने कौशलों का विकास कर सकते हैं, बल्कि उपाधि अर्जित करने में भी वे नए तरीके से सोच सकते हैं। हमारी 1986 की शिक्षा नीति ने कहा था कि शिक्षा के लक्ष्य वही हैं जो संविधान के लक्ष्य हैं। हमने बहुत सारी उपलब्धियां, शानदार बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की, लेकिन कुछ ऐसा था जिसमें हलचल की जरूरत थी। हमारी व्यवस्था तनी हुई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस तनाव को कम किया। उस तनी हुई रीढ़ को थोड़ी सी इस तरह से व्यवस्था की गई कि उसमें सबके लिए आकाश हो, सबके लिए चहचहाट का मौका हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तब बहुत सारे सवाल हमारे मन में उभरते हैं। हमारे साथ अलका जी हैं जो कि स्त्री साहित्य के विशेषज्ञ हैं, जेंडर डिस्कोर्स पर भी आपने काम किया है। हमें याद होगा श्रोताओं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जब तैयार हुई थी उसी समय एनसीईआरटी की ओर से आधार पत्र भी बनाए गए थे और आधार पत्रों में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो हमारे हाशिए के लोग हैं या हमारी जो चुप आवाजें हैं उनको भी मुखरित होने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक समाज तभी लोकतांत्रिक समाज बन सकता है जब उसमें हर आवाज को अभिव्यक्ति के लिए जगह हो। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जेंडर का जो मसला है या हमारे संबोधन जो हैं उनमें जो जेंडर का मसला है या जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं कक्षाओं में या सार्वजनिक स्थलों पर जो आचरण करते हैं उनमें न चाहते हुए भी जो पुरुषोचित दंभ है वह बार बार उभरता है। तो इसको लेकर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत संजीदगी से विचार करती है। इस सिलसिले में हम अलका जी से जानना चाहेंगे कि यह जो जेंडर डिस्कोर्स का मसला है या महिला अध्ययन का मसला है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से संबोधित करती है। अलका जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बहुत ही सामने जो आई है वो एक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए है। और इसमें अगर हम इनका अध्याय देखें 3, 6 और 14, 6.2, 6.8 एंड 6.9, इसमें आप देखेंगे SEDG का जो एक विवरण है जिसमें सोशली, इकोनॉमिक और डिसएडवांटेज ग्रुप को लिया गया है। उसमें महिलाएं, न कि महिलाएं बल्कि सारे वो वर्ग आ जाएंगे जो कि कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार वंचित रहे हैं शिक्षा से। तो उसमें महिलाएं, ट्रांसजेंडर का उसमें बात कही गई है, या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे जैसे गांव या कस्बों में जो बच्चे रहते हैं और उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, या मान लीजिए किसी भी तरह से फिजिकली उनको कोई दिक्कत है जाने में, तो उन सब का इसमें कहीं न कहीं एक ऐसा स्कोप निकाला गया है कि हर बच्ची शिक्षा को पा सकती है। उसमें 2 चीजों का बहुत बल दिया गया है, एक तो सुरक्षा और दूसरा कहीं न कहीं पे जो आर्थिक संकट था ज्यादातर
घरों में जहां की लड़कियां वंचित रह जाती थी, वो दोनों बहुत अहम है। सुरक्षा को लेकर के माता पिता काफी चिंतित रहते थे, तो अगर जो नई शिक्षा नीति है इसमें सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो भी विद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें हर तरह की सुरक्षा, स्वच्छता, ये सब चीज पे ध्यान दिया जाए कि माँ बाप को बच्चों को भेजने में जरा भी भय न हो किसी प्रकार का। और रही बात जो छात्रवृत्ति दी जाती थी सरकार की तरफ से, वो पर्याप्त नहीं थी। तो ये जितने भी आपकी SEDG ग्रुप में जिसका कि विवरण 6.9 में किया गया है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक आर्थिक उनको मदद दी जाएगी, जिससे कि सारे बच्चे किसी न किसी तरह से, बस मेरा ये सोचना है कि जो ये आर्थिक हम उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही नियम के अनुसार, और कहीं पे वो उन बच्चों में ये बात नहीं आनी चाहिए कि किसी तरह से हम कमजोर हैं, परंतु एक बार जब उनका दाखिला हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो उनकी पढ़ाई है और जो पढ़ाई में जिस स्तर पे वो जाते हैं, अगर उस स्तर को लेते हुए वो छात्रवृत्ति उन लोग को दी जाती है तो उनमें भी एक सोच आएगी कि हमको कैसे अपनी पढ़ाई और बेहतर बना सकें, जिससे कि हम वो सारे लाभ उठा सकें, जिससे महिलाएं कहीं ना कहीं वंचित न रह पाएं। और जैसा आपने कहा है कि एक वैश्विक परिवेश 21वीं सदी और पितृ सात्मिकता की जो बात हुई है, उसमें महिलाओं को आगे बढ़ करके वो जो एक साइलेंस था उसको तोड़ने का अवसर दिया जा रहा है। और जितनी भी जो भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं इस शिक्षा नीति में, उसके तहत निश्चित तौर पे वो आगे आएंगी। क्योंकि हम अगर इतिहास देखेंगे तो गार्गी और मैत्री की बात करते हैं, लेकिन सारी महिलाएं ऐसा नहीं है कि उस क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ये आम जो लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, इच्छा रखती हैं, तो घर को संभालते हुए भी घर से बाहर निकल करके अपने आप को और सशक्त कर सकती हैं। तो महिला सशक्तिकरण का पूरे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही जोर दे करके, क्योंकि महिलाएं हर वर्ग में 50% से ऊपर हैं, अपने महिलाओं में ही नहीं बल्कि कोई भी आप वर्ग ले लेंगे, चाहे वो डिसएडवांटेज ग्रुप हो या माइनॉरिटी ग्रुप हो, वो सब में महिलाओं का बहुत एक अहम रोल है और सब में 50 के ऊपर जाती हैं। तो अगर महिला सशक्त हो जाएगी तो उससे न कि समाज, परिवार, हर बच्चा अपने आप में सशक्त होगा इस नीति से। अलका जी बिल्कुल सही बात कह रही थी। आपने कहा कि केवल महिलाओं का ही मसला नहीं है, जो हमारे समाज के और भी हाशिए के लोग हैं। हम सभी जानते हैं कि LGBT एक नई शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो लेस्बियन हैं या गे हैं या बाइसेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर हैं, उनको लेकर भी काम करने की जरूरत है। हमारी शिक्षा नीति ने उन लोगों को भी विकास के सूरज की तपिश तक पहुंचने की वकालत की है। तो यह एक सुंदर बात है। अलका जी ने शिक्षा और जेंडर से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पर अपनी बात रखी। हम प्रोफेसर त्यागी सर से जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा प्रणाली को लेकर जो प्रयोग हुए हैं उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनके मन में परीक्षा प्रणाली को लेकर बहुत सारी शंकाएं और जिज्ञासाएं मुखर हैं। देखिए, परीक्षा जो है शिक्षा जगत की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जो भी हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जो भी हमारे टीचर्स करते हैं या जो भी हमारी पॉलिसी होती हैं, उसका आउटकम क्या होगा, ये बेसिकली हमारी परीक्षा प्रणाली ही निर्धारित करती है। तो यहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत कम से कम 2-3 बातें बहुत ही मुखर रूप से हमें कहनी होंगी। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता था, दोनों को अमलगेट करके एक हाइब्रिड एग्जामिनेशन सिस्टम की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही साथ क्योंकि हर एक कोर्स का अपना क्रेडिट है और उसके जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से दिए जाने हैं। जैसे कोई ऐसा कोर्स है जो मतलब 2 क्रेडिट का है तो उसको वीक में 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, कोई 3 का है तो उसका 3, उसी के हिसाब से मार्क्स है। तो जो बच्चे की टोटल ग्रेडिंग होगी वो इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि उसने 2 क्रेडिट के कितने कोर्स किए, 3 के कितने किए, 5 के कितने किए। तो कहीं ना कहीं जो उसका स्किल का लेवल है, उसने कितने स्किल कोर्सेज किए, वो भी उसके मार्क्स में बेसिकली रिफ्लेक्ट होगा।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, स्पेशली हमने काशी विद्यापीठ में क्या किया है कि एक सेमेस्टर में हम लोग सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हैं और दूसरे में ऑब्जेक्टिव OMR के थ्रू लेते हैं। तो जो बच्चे अब तैयार हो रहे हैं वो बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो स्किल भी उनमें उनके साथ ही साथ आती है। पहले क्या होता था कि जो बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते थे तो उन्हें OMR शीट देखी ही नहीं होती थी। अब हम क्या करते हैं कि एक सेमेस्टर में उनसे OMR पे एग्जाम लेते हैं, दूसरे में सब्जेक्टिव टाइप लेते हैं, तो वो पूरी तरह तैयार हैं। तो पूरी की पूरी कोशिश है विश्वविद्यालय की कि जो भी बच्चे अब हमारे पढ़ते हैं वो अंडर ग्रेजुएट में हो या PG में हो, उनको बिल्कुल सोसाइटल रेलिवेंस को ध्यान में रख के और जो आजकल का टेक्निकल सिनेरियो है उसको ध्यान में रख के उनको पूरी की पूरी सही ट्रेनिंग दी जाए। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। श्रोताओं, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह भी प्रावधान रखा गया है कि छात्र छात्राओं की प्रगति के मूल्यांकन तथा अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है और इस सॉफ्टवेयर ने बहुत सारे आशातीत परिणाम पाने की दिशा में अपनी कार्य योजनाएं आरंभ कर दी हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए विविध मसले जैसे समान पाठ्यक्रम, क्रेडिट सिस्टम, शोध, बहुविषयक प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, जेंडर का मसला या हमारे जो छूटे हुए समाज के लोग हैं उनके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाओं को आपने शांत किया होगा। हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को समर्पित यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस ओर इशारा करती है उस ओर हम फिर से आगे बढ़ने की दिशा में सक्रिय हो चले हैं। वादे वादे जायते तत्वबोध, बहस और बातचीत से ही नया रास्ता निकलता है। भारतीय संस्कृति ने यह प्रस्तावित की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में नए नए सवालों को लेकर, नई नई जिज्ञासाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। हमें विश्वास है कि आपकी और हम सभी की भागीदारी से एक समुन्नत और सुखद भारत के भविष्य का निर्माण होगा जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की केंद्रीय भूमिका होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारी राज्यपाल महोदया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, इन सभी लोगों ने अनेक तरह की कार्य योजनाएं तैयार की हैं और प्रोफेसर त्यागी जैसे जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर प्रोफेसर अलका सिंह जी जैसी बहुभाषी और जेंडर डिस्कोर्स की ज्ञाता हैं या भाषाओं की मर्मज्ञ हैं, हम लोग सभी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भारतीय भाषाओं में समन्वित ज्ञान को लेकर, भारतीय संस्कृति की व्याख्याओं को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बेहतर काम करने जा रही है। हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए विविध पहलुओं से आप रूबरू हुए होंगे। प्रोफेसर त्यागी स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर अलका सिंह जी हमारे बीच आई हैं इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय आपसे फिलहाल अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।